Hello students, class 8th. Today I am teaching you the second chapter in the history from trade to territories. व्यापार से टेरिटरीज तक जो कंपनी थी उसने कैसे जो कंपनियां यहाँ पर आई ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, फ्रांस की कंपनी आई, डेनिश आई, तो किस तरीके से इन्होंने शक्तियाँ हासिल की होंगी। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ पावरफुल मुगल रूलर। जो औरंगजेब था वो क्या था? सबसे अंतिम पावरफुल मुगल था। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब और अंतिम शक्तिशाली मुगल राजा था। ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी। तो उसने क्या किया था? मुगल वंश का था वो। उसने भारत के जो बड़ा हिस्सा था टेरिटरी जो इंडिया के नाम से जाना जाता है, आफ्टर इज डेथ, जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, मैनी मुगल गवर्नर, तो बहुत सारे जो मुगल गवर्नर थे यानी सूबेदार जो लोग थे या बड़े जो जमींदार थे, बिगेन एसर्टिंग दियर अथॉरिटी, अपना अधिकार जमाने लग गए और रीजनल किंगडम, क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अब तो उनसे राजा से डरने का नाम ही नहीं था, वो एक इंडिपेंडेंट थे, किसी का कोई डर नहीं था इन छोटे छोटे जमींदारों को। पावरफुल रीजनल किंगडम जो थे, शक्तिशाली जो साम्राज्य थे, वो वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, तो कई भाग में भारत के हिस्सों में इमर्ज्ड हो गए वो। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन, इवन दिल्ली भी यहाँ पर नया जो था फंक्शंस इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, प्रभावशाली नहीं था दिल्ली में भी। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के हाफ पीरियड में हाउएवर न्यू पावर, हालांकि नई तरह की शक्तियाँ इमर्ज हुई पॉलिटिकल होराइजन्स में ब्रिटिश में। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं जो ब्रिटिशर्स थे ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, वो कैसे आए यहाँ पर? ब्रिटिशर्स कैसे आए यहाँ पर? एक छोटी सी कंपनी को एक व्यापार करने के इरादे से आए, रिलुकेंट टू एक्वायर, लेकिन उनका मेन एम क्या था? स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, तो वो छोटी लेके आए, लेकिन उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे यहाँ पर पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया? कवर कर दिया, यानी अपने अधिकार में ले लिया। हाउ डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ वास्ट एम्पायर, तो आखिर वो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक कैसे बन बैठे? क्योंकि वो अपनी छोटी सी कंपनी के साथ आए थे। उनके पीछे जो उनका विजन था वो उन्होंने कुछ बताया नहीं। इन दिस चैप्टर में हम यही देखेंगे हाउ दिस केम अबाउट, आखिर ये ऐसा कैसे हुआ होगा। यहाँ पर एक पिक्चर्स हमें दिखाई दे रही है जो बहादुर शाह जफर की, यानी जिस समय 1857 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, स्वतंत्रता संग्राम, उसमें एंड इज सन बीइंग अरेस्टेड, तो बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है। किसके द्वारा? कैप्टन हॉडसन के द्वारा। ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं। आफ्टर औरंगजेब, अगर अब औरंगजेब की बात करें, आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया 1707 में उसकी डेथ के बाद कोई भी पावरफुल मुगल रूलर नहीं था जो दिल्ली पर शासन करता। बट मुगल एम्परर, लेकिन जो मुगल एम्परर थे सिंपली इम्पोर्टेंट तो थे ही, उसके बाद के भी बहादुर शाह जफर के बाद के भी जो मुगल राजा थे, हालांकि वो उतने स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल नहीं थे, उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो रूल कर सके। इनफैक्ट इसीलिए जो मैसिव रिवेलियन हुआ, जो विद्रोह हुआ ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ब्रोक आउट 1857 में फैल गया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। और बहादुर शाह जफर जो थे उस समय 1857 में दिल्ली के राजा वही थे, बहादुर अंतिम मुगल राजा माने जाते हैं। शक्तिशाली मुगल राजा थे औरंगजेब, लेकिन उसके बाद के भी जो राजा थे जैसे अकबर सेकंड है, फरुख शहर है, मोहम्मद शाह है, तो ये भी मुगल राजा थे लेकिन उतने शक्तिशाली नहीं थे। और बहादुर शाह जफर तो उस समय थे मुगल राजा जिस समय दिल्ली की गद्दी हुए इनको बिठाया गया 1857 में। तो मुगल एम्परर एट द टाइम वाज सीन एज नेचुरल लीडर वंस द रिवॉल्ट वाज पुट, एक बार जब ये रिवॉल्ट किया गया डाउन बाय कंपनी, बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम, बहादुर शाह जफर क्या हुए? फोर्स्ड टू लीव द किंगडम। हिज सन वेर शॉट इन कोल्ड ब्लड, एक शत्रुता के कारण उनके जो बेटा था
शॉट किया गया, गोली मार दी और बहादुर शाह जफर ने गद्दी छोड़ दी। बेसिकली अगर हम सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें भारत में, इफ़ यू टॉक अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में ब्रिटेन की कंपनी थी जो भारत में आई, एक्वायर्ड ए चार्टर, उन्होंने एक अधिकार पत्र लिया। ब्रिटेन की महारानी तब एलिजाबेथ फर्स्ट थी, वहाँ महारानी हुआ करती थी, तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की आज़ादी दी, ग्रांटिंग एंड सोल राइट टू ट्रेड, और यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इसका अर्थ ये था, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप, कोई भी अन्य व्यापारिक ग्रुप इंग्लैंड में कुड नॉट कम्पीट, ईस्ट इंडिया कंपनी से कम्पीट नहीं कर सकता था। इस चार्टर के साथ द कंपनी कुड वेंटर अक्रॉस द ओशन, जो कंपनी क्या थी, 7 समुद्र के पार भी अपना व्यापार कर सकती थी, और इसीलिए वो क्या करती थी, एक ज़मीन, अब ये तो नहीं कि मतलब अपने देश से बाहर भी व्यापार कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिल गया एलिजाबेथ फर्स्ट से। अब वो एक नई ज़मीन तलाश कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रॉम इट कुड बाई गुड्स, जहाँ से वो सबसे सस्ते दरों पर क्या कर दें, सामान को खरीद सकती थी और अपने साथ यूरोप को वापस लाके ऊंचे दामों में बेच सकती थी। यानी किसी ऐसे देश की भूमि को तलाश कर रही थी जहां पर उन्हें बिल्कुल चीप रेट पर मिनरल्स अवेलेबल हो या गुड्स अवेलेबल हो, फूड अवेलेबल हो, और वो अपने देश में उसको इंपोर्ट करके हाई प्राइजेज में बेच पाती। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन, कंपनी को ये डर नहीं था कि उसको अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके कंपीटिट में कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं जो इस तरीके से व्यापार कर सकते हो। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी जो थी इन दोज डे, उस समय में प्रॉफिट का ही ज़्यादा उन्होंने कमाया था इस ट्रेडिंग कंपनी ने, प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दे कुड बाई, तो जिससे कि वो क्या कर सकें, चीप प्रोडक्ट ले सकें और सेल डियर, और महंगा बेच सकें। डियर मतलब होता है महंगा। द रॉयल चार्टर जो था, जो शाही एक पत्र था या आज्ञा पत्र था चार्टर, हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर, हालांकि अब भाई जब एक कंपनी को चार्टर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो एलिजाबेथ फर्स्ट दूसरों को, दूसरी कंपनी को भी तो दे सकती थी, उसी को तो रोका तो नहीं जा सकता था कि दूसरे को ये अधिकार ना मिले। अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम इंटरिंग, ईस्टर्न मार्केट में आने से अदर यूरोपियन ताकत को तो रोक नहीं सकते थे। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप जो थी, पहला अंग्रेजी जो जहाज हुआ, सेल डाउन टू, जो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में आया, उसको बोलते हैं राउंड द केप ऑफ गुड होप, से एक मार्ग है केप ऑफ गुड होप, एंड क्रॉस, और उसने जो हिंद महासागर है उसको क्रॉस किया। और जो पुर्तगीज थे ऑलरेडी इस्टेब्लिश दियर प्रेजेंस, पुर्तगाली ने तो पहले से ही अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा दी थी ईस्ट वेस्ट इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में, और अपना बेस स्थापित कर लिया था गोवा में। इनफैक्ट हम मान सकते हैं इट वाज वास्को डिगामा, ये वास्को डिगामा ही था जो एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर था, यात्री था, पुर्तगाल का यात्री था, जिसने भारत में एक समुद्री यात्रा की खोज की थी। दैट वाज वास्को डिगामा, जो एक पुर्तगाल से आया था 1498 में। बाय द, तो एक्सीडेंटली उसने ये भारत के सी रूट की खोज की थी, बताया जाता है। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी में द डच भी यहाँ पर आगे टू एक्सप्लोरिंग, वो भी क्या करने लगे, पॉसिबिलिटी, जो भारतीय हिंद महासागर के जरिए यहाँ पर व्यापार करने की सोच रहे थे, वो भी संभावनाओं को तलाश करने के, एक्सप्लोर करने लगे, बढ़ाने लगे। सून द फ्रेंच ट्रेड, और इसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया था पुर्तगाली थे, फिर डची थे, और उसके बाद फ्रांसीसी भी यहाँ पर आ गए। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स, फ्रांस के जो व्यापारी थे वो भी आ गए। प्रॉब्लम वॉज दैट, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ऑल द कंपनी वेर इंटरेस्टेड, सारी की सारी कंपनियां भारत में यहाँ से सेम थिंग्स, एक ही चीज़ खरीदना चाहती थी। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन, अच्छी प्रकार की क्वालिटी के कॉटन और सिल्क जो भारत में उत्पादन किया जाता था, और भारत के पास का बहुत बड़ा, भारत का जो बाजार था वो यूरोपियन देशों में ही था। यूरोपियन देशों में भारत के उत्पादन की कपास और रेशम की मांग बहुत ज़्यादा थी, और इसके अलावा जो पीपर थे, काली मिर्च है, क्लोव्स, लौंग है, कैडमम है, इलायची है, सिनेमम है, और 2
वेर इन ग्रेट डिमांड, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड, यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय मसाले जो थी, ये सभी मसालों में आते हैं, इन मसालों की डिमांड, चाहे टेक्सटाइल की बात करें या कॉटन की बात करें, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप के मार्केट में। तो भारत के पास एक बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनी। और जो यूरोपियन कंपनी, इसलिए कई सारे यूरोपियन कंपनी यहाँ पर आई कि वो उनमें एक होड़ जैसी लगी हुई थी कि यहाँ से आखिर कौन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ से मसाले ले जाएगा, यहाँ से टेक्सटाइल कपड़े या कॉटन या सिल्क रॉ मटेरियल के रूप में ले जाएगा और अपने देश में जाके ये हाई प्राइस में बेचा करते थे इनको। यूरोपियन कंपनी इनविटली पुश ऑफ द प्राइस एट विच देयर गुड्स कुड बी परचेज, जिसमें वो ये गुड्स को खरीद सकते थे। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट, और इस तरीके से क्या हुआ, उनका जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, एंड प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी, और एक जो तरीका था उनके पास, जो ट्रेडिंग कंपनी थी कुड फ्लोरिश, जिससे जो व्यापारिक कंपनियां थी वो यहाँ फल फूल सकती थी, बाय एलिमिनेटिंग द राइवल कंपिटिटर्स, जो उनका प्रतिद्वंदी था, राइवल कंपिटिटर था, उसको हटा के वो कंपटीशन एक तरफा कर सकती थी। दे आर्ग्यू टू सिक्योर मार्केट, उन्होंने एक किस पर आर्ग्यू किया, जो मार्केट था उसको सिक्योर करने के लिए। देयरफॉर लेड टू फायरस बैटल्स, एक लड़ाई लड़ी बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनियों में, एक बैटल्स शुरू हो गया। अब ये बैटल्स क्या था, दो द 17 और 18 सेंचुरी में दे रेगुलरली सैंक, वो क्या करते थे, जब यहाँ से मसाले अपनी अपनी कंपनियां, हर देश की अपनी अपनी कंपनियां जब जहाज़ों में मसाले ले जाती होगी या सामान, तो ये लोग क्या करते थे, ये जहाज वाले अपने एक दूसरे के जहाज़ों को डुबाने का प्रयास करते थे। सैंक एंड ब्लॉकेड, या तो जो रूट होते थे उनको ब्लॉक्ड कर देते थे। एंड प्रिवेंटेड, और रोक देते, जो राइवल शिप थे उनको मूविंग करने से विद सप्लाई। जब जो सामानों के साथ जहाज उनका जाता था, वो इस कोशिश करते थे कि यहाँ के उनका जहाज डूब जाए, या जो रास्ता सी रूट होता था उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते थे। ट्रेड वाज कैरीड, और जो व्यापार था वो कैरीड किया जाता था विद आर्म्स, एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड दो द फोर्टिफिकेशन, एक किलाबंदी की जाती थी, प्रोटेक्ट किया जाता था। द एफर्ट्स वर, जो प्रयास किए गए जो इसको फोर्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फेक्शन सेटलमेंट को जो समझौता था। एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड, और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था बड़े पैमाने पर इंस्टेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया लोकल रूलर्स के लिए। कंपनी देयरफॉर फाउंड, कंपनी ने ये पाया कि ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था टू सेपरेट ट्रेड, एक व्यापार को सेपरेट करना पॉलिटिक्स से। तो कैसे ये हैपन हुआ होगा, क्या कुछ घटित हुआ होगा, लेट अस स्टडी